Sure. So good morning, good evening everyone. Last lecture we have completed discussion about AC circuit and उसके बाद में जो है नेक्स्ट सेक्शन जो है मॉडर्न फिजिक्स रिलेटेड उसका डिस्कशन शुरू करना है हमें, और उस सीक्वेंस का फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब इसमें जो कंसेप्ट अपन देखने वाले देखो उससे रिलेटेड हम पहले जो डिस्कस कर चुके हैं उससे रिलेटेड ही डिस्कशन है। मतलब कि जैसे अपन लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो जब हमने ऑप्टिक्स को पढ़ा था, फिर वो रे ऑप्टिक्स था या फिर वेव ऑप्टिक्स था, दोनों भी सेक्शन को डिस्कस करते टाइम हमारा जो बेसिक कंसिडरेशन था वो इतना ही था कि लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में प्रोपागेट होता है थ्रू द गिवन मीडियम। एंड इसी वजह से जब भी लाइट किसी सरफेस के ऊपर आके इंसिडेंट होता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, इस तरह के वेव फिनोमिनन लाइट से रिलेटेड हमने पढ़े थे। और लाइट का प्रोपागेशन का जो फॉर्म होता है उसी फॉर्म में एक्सरेज, गामा रेज, इंफ्रारेड, देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, माइक्रोवेव्स, ये भी क्या करते हैं, सेम फॉर्मेट में फ्लो होते हैं थ्रू द गिवन मीडियम। ये हमें मालूम था। और लाइट की केस में हमने देखा कि पहले कर्पुस्केल की न्यूटन की थ्योरी आ गई, उसके बाद वेव से रिलेटेड हाइजीन की थ्योरी आ गई। एंड ऐसे डेवलपमेंट होते होते 1854 में जब मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी कर दी थी, तो उसके बाद हमने कंक्लूड किया था कि बेसिकली लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में प्रोपागेट होता है। लेकिन उसी बीच क्या हुआ था कि प्लैंक की क्वांटम थ्योरी आती है जिसमें उसने एक्सप्लेन किया था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। एंड इस क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करते टाइम सर मैक्स प्लैंक था, वो एक्सप्लेन करता है कि लाइट इमिट्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज क्वांटास और बंडल्स या फिर फोटोन, जिसमें हर एक फोटोन की एनर्जी होती है h इंटू न्यू, वेयर h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। एंड न्यू का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। न्यू का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यहाँ पे ई मतलब एनर्जी कंटेंट इन द गिवन फोटोन। यानी कि मैक्स प्लैंक की जो क्वांटम की थ्योरी थी वो एक्सप्लेन करने लगी कि लाइट जो है वो बेसिकली वेव के फॉर्म में नहीं, तो ये पार्टिकल जिनमें सिर्फ एनर्जी का कंटेंट है, जिनको फोटोन बोला जाता है, इसके फॉर्म में थ्रू द गिवन मीडियम प्रोपागेट होती है। और इसने क्या हो गया, लाइट की थ्योरी में कंफ्यूजन प्रोड्यूस कर दिया। एट द सेम टाइम 1887 में हेनरिक हर्ट्ज था जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस करना था, मतलब स्टडी करना था और उसको ऑब्जर्व करना था। एंड ऑब्जर्व करते टाइम उसने वहां पे देखा कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर्टिकुलर गिवन सोर्स से इमिट होते हैं तो उस इमिशन के टाइम अगर उस सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो लाइट के इंसिडेंट होने से उस सरफेस से इमिट होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इंटेंसिटी वो बढ़ती है। अगर लाइट वहां पे मतलब सनसेट हो गया एंड सनलाइट अगर वहां पे नहीं है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। एंड इसका मतलब ये हेनरिक हर्ट्ज को समझ में आ रहा था कि वहां पे लाइट मतलब जो फोटोन है वो कुछ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इमिशन के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। तो उस फेनोमेनन में उसने ऑब्जर्व किया था कि ये फोटो मतलब फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं एंड उसकी वजह से जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वेरिएशंस हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो थे वो करंट के ऊपर डिपेंड करते थे। एंड इसी पार्ट को स्टडी करने के लिए हेनरिक हर्ट्ज ने हॉलोक एंड लिनार्ड को एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना के दिया था और उसको ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो हॉलोक एंड लिनार्ड इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था एक्चुअल वो बेसिक एक्सपेरिमेंटल आइडिया थी हेनरिक हर्ट्ज की, इसलिए हम उसको हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एंड उस एक्सपेरिमेंट को बोला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब होता क्या, तो देखो एक्चुअली जब इन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाई तो इस तरह से उन्होंने एक ग्लास का एक चेंबर बनाया या फिर ग्लास की एक ट्यूब बनाई, और इस ग्लास के ट्यूब में जो है कुछ भी नहीं था, मतलब अंदर वैक्यूम प्लेस किया था, और इसकी जो विंडो है उसको इस तरह से क्वार्ट्ज के क्रिस्टल से बंद किया था जिससे कि लाइट अंदर आ सकती है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे प्लेस किए थे, एक कैथोड दूसरा एनोड, एंड इनको जो है सप्लाई प्रोवाइड किया था बाय यूजिंग बैटरी। ठीक है,
इसको पॉजिटिव सप्लाई एंड इसको नेगेटिव सप्लाई इन्होंने प्रोवाइड किया था। एंड जो सर्किट अरेंजमेंट इन्होंने बनाई थी वो कुछ इस तरह से थी। ये अरेंजमेंट कुछ काम की नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में उन्होंने क्या किया था, इस तरह से ये कनेक्शन प्रोवाइड किए थे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने माइक्रो सॉरी गैलोनीमीटर कनेक्ट किया। गैलोनीमीटर का काम होगा कि अगर सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट को मेजर करना। ठीक है, और इस तरह से ये कम्यूटेटर की अरेंजमेंट से यहाँ पे पोटेंशियल मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर भी कनेक्ट किया था। एंड ये कनेक्शन जो है पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट किया गया था, जिससे कि हम दोनों इलेक्ट्रोड के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सके। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे प्लस माइनस पोटेंशियल प्रोवाइड किया था। ये रियोस्टैट है जिसका यूज करके हम पोटेंशियल को वेरी करते थे। ठीक है, तो ये बेसिक जो पार्ट है उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा, सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो। बस एक्चुअल इन्होंने क्या, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाई थी उसमें जो है ये ग्लास की जो ट्यूब है जिसके अंदर वैक्यूम प्लेस किया है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस तो प्रोवाइड किया, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रोड के बिटवीन गैप था। कंडक्टिंग मीडियम तो छोड़ो, कोई भी मीडियम नहीं था। इसका मतलब ये एमीटर जो है, गैलोनीमीटर जो है, ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए था, और वैसे हो रहा था, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था। लेकिन इन्होंने क्या किया, थोड़ी देर बाद ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल में से जो है लाइट के रेडिएशन को इस मेटल के प्लेट के ऊपर, जिसको अपन कैथोड बोलते हैं, यहाँ पे इंसिडेंट होने के लिए अलाउ किया थ्रू द क्वार्ट्ज क्रिस्टल। एंड जैसे यहाँ पे ये लाइट है, जैसे ये लाइट इस क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट हो गई, ये लाइट के इंसिडेंट होने के बाद ये सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, एंड ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव प्लेट के थ्रू टुवर्ड्स ऐसे ट्रैवल करने लगे। एंड वहां पे ये गैलोनीमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करने लगा। इसका मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया था कि लाइट इंसिडेंट होने के बाद मेटल के सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन है उनको इमिट करके बाहर निकाला गया है, एंड देन ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करने लगे। इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करने लगे मतलब यहाँ पे करंट फ्लो हो गया था। ठीक है, एंड इसी फेनोमेनन को बोला गया था एज ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं, phenomenon of emission of electrons from the surface of metal when it is exposed to the radiation of certain frequency। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट होने के बाद ये मेटल का जो सरफेस है ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, एंड इस तरह से इलेक्ट्रॉन की इमिट होने की जो प्रोसेस है उसको बोला गया था एज ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब जो हमें पहले कभी मालूम ही नहीं था, इस तरह का फेनोमिनन इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये हॉलोक एंड लिनार्ड ने ऑब्जर्व किया था। एंड उसी पार्ट का ऑब्जर्वेशन जो है वो आगे जाके हर्ट्ज एक्सप्लेन भी करता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे कुछ वेरिएशंस ऑब्जर्व किए। पहले उन्होंने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ये वैरी करके क्या क्या चेंजेस होते वो ऑब्जर्व किए, एंड होने वाले जो चेंजेस थे उनको ग्राफिकली प्लॉट किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन यहाँ पे शो करेंगे, तो यहाँ पे आ रही है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आ रहा है पीसी, पीसी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इस पर्टिकुलर केस में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन थी। जब तक इतनी फ्रीक्वेंसी वहां पे इंसिडेंट नहीं होती है तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होता था। एंड जैसे ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंसिडेंट हो गई उसके बाद में सडनली इस तरह से करंट जो है वो इंक्रीज होने लगा था। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट वेरी करने के बाद गिवन मेटल के लिए ये फ्रीक्वेंसी वहां पे उनको कॉन्स्टेंटली इसी मतलब कंडीशन पे ये लाइट का इमिशन यहाँ पे दिख रहा था। तो इन्होंने सबसे पहले इस टाइप के फ्रीक्वेंसी को बोला गया था कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जिसको न्यू नॉट से अपन डिनोट करेंगे। एंड ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या था, तो ये थी द
minimum frequency of incident radiation at which electrons are just emitted from the surface. मतलब कि इस फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी अगर रेडिएशन की इंसिडेंट हो गई तो वहां पे नो पीसी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें नहीं मिलता था, लेकिन जैसे इंसिडेंट होने वाली फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल या फिर इससे ग्रेटर बनती थी तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता था। ठीक है, एंड ये रिलेशन जो है C इक्वल्स टू न्यू इनटू लैम्बडा के अकॉर्डिंग वेवलेंथ के लिए अगर रिलेट करेंगे तो यहाँ पे वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए जब तक ये वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता था, लेकिन जैसे ये वेवलेंथ की वैल्यू ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से बढ़ जाती थी, इंक्रीज होती थी, तब की केस में कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट वहां पे फ्लो नहीं होता था। यानी कि पर्टिकुलर जो कंडीशन थी यहाँ पे कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब तक इंसिडेंट नहीं होगी तब तक कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होता है, एंड इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को इन्होंने बोला था एज ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इन्होंने क्या किया, उसके बाद में सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और एक्सपेरिमेंट में जो है अब इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इसको वैरी किया और उसको वैरी करते टाइम जो फ्रीक्वेंसी थी उसको उन्होंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा मेंटेन किया, और उसके बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं ये इन्होंने करंट के ऊपर ऑब्जर्व किए और जो ऑब्जर्वेशन थे उसको ग्राफिकली प्लॉट किया। तो यहाँ पे जो ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये पीसी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, एंड इधर जो है ये इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आ गई, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब इंटेंसिटी जीरो तब फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो, लेकिन जैसे स्टेप बाय स्टेप में इंटेंसिटी बढ़ने लगी, इंटेंसिटी के बढ़ने के साथ वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होने लगा, जितनी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना फोटो इलेक्ट्रिक करंट वहां पे बढ़ता जाता है। यानी यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, ये पार्ट इन्होंने ऑब्जर्व किया। इनका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन था जिसमें इन्होंने क्या किया था कि बेसिकली जो एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया था उसको स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करते गए, तो इसको इंक्रीज करते टाइम इनको समझ में आ गया कि एक पर्टिकुलर वैल्यू तक करंट की वैल्यू बढ़ती है, उसके बियॉन्ड कितना भी पोटेंशियल बढ़ाओ, पोटेंशियल बढ़ाने से करंट में कोई भी इंक्रीज नहीं होता है। यानी कि पर्टिकुलर वैल्यू के बाद में वहां पे करंट सैचुरेट होता है, एंड उस वोल्टेज को जहां पे करंट सैचुरेट हो जाएगा उसको सैचुरेशन वोल्टेज, एंड जो मैक्सिमम करंट वहां पे फ्लो होगा उसको सैचुरेशन करंट इन्होंने बोला था। अगेन इन्होंने क्या किया कि जो एनोड था यहाँ पे इसकी जो पोलैरिटी थी इसको चेंज करने के लिए धीरे धीरे ये पॉजिटिव पोटेंशियल को जीरो बना दिया। जीरो बनाने के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो इंसिडेंट होने वाले इलेक्ट्रॉन है वो आने नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है मतलब इलेक्ट्रॉन को कोई अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है। लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि जब यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब उन इलेक्ट्रॉन के पास खुद की काइनेटिक एनर्जी थी, एंड उन इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए फिर वो यहाँ पे इस प्लेट को यहाँ पे कम्यूटेटर से सप्लाई को चेंज करके पॉजिटिव से नेगेटिव बनाते गए, एंड नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू वो इंक्रीज करते गए। तो उस केस में उनको ऑब्जर्व हुआ कि वहां पे एक पर्टिकुलर वैल्यू थी जहां पे इलेक्ट्रॉन एनोड के पास ट्रैवल ही नहीं करते थे, एंड उस पोटेंशियल के वैल्यू पे करंट की वैल्यू जीरो होती थी, मतलब करंट कट ऑफ होता था। तो उस पोटेंशियल को इन्होंने बोला कि ये कट ऑफ पोटेंशियल है, एंड इस पर्टिकुलर केस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे थे उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू अप्लाइड पोटेंशियल का वर्क बनता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की फर्दर मूवमेंट जो है वहां पे स्टॉप होती है। एंड इसके ऊपर से हमें यहाँ पे इक्वेशन मिलता है हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर इक्वल्स टू E इंटू वी नॉट, जहां पे m मतलब बनेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 9.1 इंटू 10⁻³ -31 kg फिक्स है। v का मतलब होगा वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवलिंग,
जो चेंज होती है हर बार, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड ये बनेगा यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज या फिर अप्लाइड पोटेंशियल, या फिर इसको अपन कट ऑफ पोटेंशियल ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि इनका ऑब्जर्वेशन जो था, इसको अगर और अच्छी तरह से ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो इन्होंने जो ऑब्जर्व किया था कि बेसिकली अगर इंसिडेंट होने वाले इलेक्ट्रिक करंट की केस में सिर्फ उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इंसिडेंट होने वाले इंसिडेंट रेडिएशन की, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, एंड ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर। तो इन्होंने क्या किया कि इंसिडेंट होने वाली लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ाई तो उस केस में इन्होंने देखा कि इंटेंसिटी बढ़ाने से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये वी नॉट का वी नॉट ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट था, इंटेंसिटी बढ़ने से हर बार ये करंट बढ़ता जाता था। एंड वही केस इन्होंने ऑब्जर्व की कि सेम ग्राफ ड्रॉ करके ये रिटार्डिंग पोटेंशियल मतलब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, ये पीसी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब इन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को बढ़ाते गए, इंक्रीज करते गए। तो जब इन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को बढ़ाया तब इनका ऑब्जर्वेशन ये था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज नहीं होता है, जो जितना था एक बार में वो वही कांस्टेंट रहता है। लेकिन हर बार वहां पे जो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ाने से, वहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होता था, बढ़ता था। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है ऑब्जर्व की थी होलोक एंड लिनार्ड ने इन हर्ट्ज, हेनरिक हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में। एंड ये सारी बातें ऑब्जर्व करने के बाद इनको समझ में आ रहा था कि जो लाइट है जब भी मेटल के सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है तो वो वेव की तरह बिहेव नहीं करता है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। एंड वो पार्टिकल मतलब वही पार्टिकल्स जो फोटोन ने उनकी आइडिया एक्सप्लेन की थी। अब ये सारी जो बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे ओलोक लिनार्ड के इन हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ था इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था हमें बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1905। एंड आइंस्टाइन ये सारी बातें एक्सप्लेन करते टाइम बोलता है कि हमें पहले कंसिडर करना पड़ेगा कि लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। मतलब जो प्लैंक ने बोला था वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि लाइट मतलब वेव नहीं है, लाइट मतलब फोटोन है, एंड हर एक फोटोन की एनर्जी होती है E इक्वल्स टू H इंटू न्यू। उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फेनोमेनन। इसका मतलब ये होता है कि वन फोटोन कैन नॉट इमिट मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। दोनों कंडीशन को समझो कि लाइट इंसिडेंट होगी मतलब वहां पे फोटोन इंसिडेंट होगा, फोटोन इंसिडेंट होगा मतलब वहां पे एनर्जी का पैकेट इंसिडेंट होगा। एंड यहाँ पे एक फोटोन जो है एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा के इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं कर सकता। मतलब कि आपको बोला जा रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन एक इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट कर रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा? आपल्याला लगेच वाटतं पोटेंशियल वाढलं, एनर्जी डबल झाली, इलेक्ट्रॉन के नंबर भी डबल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम रहेंगे। ये इस सेकंड पॉइंट से हमें क्लियर होता है। अभी वन बाय वन ये सारा एक्सप्लेनेशन मैं विथ रिस्पेक्ट टू आइंस्टाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से सुनो, मैं लिख के नहीं दे रहा हूँ। तो आइंस्टाइन यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि जब भी इस तरह से ये मेटल का सरफेस यहाँ पे है, अगर मैंने इसको मेटल कंसिडर किया है, इसका मतलब ये मेटल जो है इसके सरफेस के ऊपर रहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर ये मेटल के सरफेस के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, उनके पास पहले से इतनी एनर्जी थी, एंड उसी एनर्जी की वजह से वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से फ्री होके कंडक्शन बैंड में आ गए, एंड सरफेस ऑफ द मेटल के ऊपर फ्रीली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब फोटोन इंसिडेंट होता है तो फोटोन के इंसिडेंट होने के बाद
फोटोन एंड ये फ्री इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बिटवीन होता है कोलिजन, टक्कर। एंड इस कोलिजन का रूल होता है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी फोटोन की इस कोलिजन में, वो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फोटोन इलेक्ट्रॉन को दे देता है, मतलब फोटोन की एनर्जी बन जाएगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। एंड फिर आगे जाके यहाँ पे आइंस्टाइन एक्सप्लेन करता है उसके फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में आइंस्टाइन एक्सप्लेन कर रहा है कि जब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन को मिलेगी बिकम्स टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दो स्टेप में यूटिलाइज करेगा, जिसमें पहले आ जाएगा दैट इज द पार्ट ऑफ वर्क फंक्शन। अभी वर्क फंक्शन मतलब हम इसको फाइ नॉट से डिनोट करने वाले। अभी वर्क फंक्शन मतलब होता क्या है, देखो वर्क फंक्शन मतलब होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by an electron to get free from the surface of metal। यानी कि जैसे अपन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से फ्री होने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको अपन बाइंडिंग एनर्जी बोलते थे, उसी तरह से मेटल के सरफेस के बाहर जंप करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को, उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन करता क्या है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन की थी पहले तो उसका यूज करके वर्क फंक्शन करता है, मतलब मेटल के सरफेस से जंप करके बाहर आता है। एंड एक बार जंप करके बाहर आ गया तो वो क्या करेगा, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी गेट्स कन्वर्टेड इनटू, उसको कन्वर्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी, खुद के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। मतलब बाय वर्च्यू ऑफ दैट एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन परफॉर्म करने लगेगा। एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट मोशन ये इलेक्ट्रॉन एनोड तक, मतलब पॉजिटिव जो मेटल प्लेट रखी थी आगे उस तक वो ट्रैवल करेगा। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रहेगी वो क्या होगी, फोटोन की इंसिडेंट एनर्जी यानी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन यानी फाइ नॉट। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फ्रॉम द टॉपिक। एंड इसी इक्वेशन को बोला जाता है एज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इस इक्वेशन से हमें समझ में आता है कि मेटल के सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेंगे एंड निकलने के बाद वो ट्रैवल क्यों करेंगे। एंड यहाँ पे जो है आइंस्टाइन ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेन करता है। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 थी, इसका मतलब वहां पे फाइ नॉट इक्वल्स टू बनेगा एच इंटू न्यू नॉट, फाइ नॉट बनेगा एच इंटू न्यू नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिली थी वो बस उतनी ही मिली थी जितनी सरफेस के बाहर जंप करके आने के लिए रिक्वायर्ड थी। इसलिए जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया उसके पास एनर्जी नहीं बची तो वो मोशन नहीं परफॉर्म कर सकता। दैट्स व्हाई इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 0। एंड इसीलिए मैंने न्यू को लिखा है न्यू नॉट। यानी हमें अगर वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे फाइ नॉट का मतलब वही है वर्क फंक्शन, एच का मतलब वही प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकंड। एंड न्यू नॉट का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आपको आइडिया आ रहा होगा कि बेसिकली इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी अगर इंसिडेंट होती है तो वहां पे फोटो इमिशन क्यों नहीं होता था, जैसे इस ग्राफ में अपन डिस्कस कर रहे थे। अब इसको अगेन आइंस्टाइन एक्सप्लेन करता है कि होता क्या है कि यहाँ पे लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम है
तो उसका मतलब कोलिजन के बाद में इलेक्ट्रॉन को जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलने वाली है वो एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सरफेस के बाहर जंप करके आ ही नहीं सकता। अगर वो सरफेस के बाहर जंप करके नहीं आ सकता मतलब वहां पे कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा, यानी इस पर्टिकुलर रीजन में हमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलता है। लेकिन जैसे इंसिडेंट होने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट बन गई, तो ये न्यू नॉट बन गई मतलब ये इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा जितनी उसको सरफेस के बाहर जंप करके आने के लिए रिक्वायर्ड है। एंड इतनी एनर्जी मिल गई तो पटपट सारे इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर निकलेंगे, मतलब वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाएगा। तो इस ग्राफ को आइंस्टाइन की थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर दिया। अब वही केस इंटेंसिटी के बारे में आइंस्टाइन जब एक्सप्लेन करता है तब आइंस्टाइन बोलता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका मतलब ही आपको लेना है नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द लाइट। यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो बस फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी मतलब लाइट में जो फोटोन है उस फोटोन के नंबर बढ़ेंगे। अब फोटोन के नंबर बढ़ने से क्या होगा, इस तरह से सरफेस के ऊपर अगर सपोज पहले 10 इलेक्ट्रॉन आके इंसिडेंट हो गए तो वो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकते हैं, लेकिन 10 की जगह पे वहां पे 100 की जगह पे 1000 की जगह पे 1 लाख इतने इलेक्ट्रॉन फोटोन अगर यहाँ पे इंसिडेंट हो गए तो उतने ज्यादा यहाँ पे कोलिजन होंगे एंड उस कोलिजन में इतने सारे इलेक्ट्रॉन वहां पे इमिट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के ऊपर। इसलिए इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी आइडिया हमें आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर से आता है। एंड ये दोनों ग्राफ तो अगेन वही बात एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन था जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, इससे रिलेटेड हमें पूरी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे जो ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हम कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का वर्क डन अगर रहेगा तो सेम इक्वेशन अगर आइंस्टाइन के फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें यहाँ पे E इंटू वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट ऐसे और एक फॉर्मूला मिलता है। अगर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे वी नॉट का मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट का मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो इस तरह से हम ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। बाकी ई का, एच का, फाई नॉट का मीनिंग तो वही है, बस यहाँ पे न्यू को अगर आपको वेवलेंथ दी है तो हर बार अपन सी बाय लैम्बडा से रिप्लेस कर सकते हैं एंड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अल्बर्ट आइंस्टाइन था जिसने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके साथ में लाइट का बिहेवियर, लाइट का उसके साथ में इंटरेक्शन जो था वो डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अभी इसका ही एप्लीकेशन आता है नेक्स्ट, दैट इज फोटो सेल। ठीक है, लेकिन फोटो सेल आई थिंक सिलेबस में नहीं है तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आइंस्टाइन ने जो है यहाँ पे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बात एक्सप्लेन की थी कि इमिट क्यों होते हैं इलेक्ट्रॉन, इमिट होने के बाद इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्यों बिहेव करते हैं। ठीक है, एंड इसी को एक्सप्लेन करते करते फिर आइंस्टाइन जो है आगे कंक्लूड करता है कि बेसिकली जो लाइट होता है उसका होता है ड्यूअल नेचर। आइंस्टाइन एक्सप्लेन करता है कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर। कैसे ड्यूअल नेचर, तो उसके लिए आइंस्टाइन एक्सप्लेन करता है कि व्हेन इट प्रोपागेट्स थ्रू द गिवन मीडियम, व्हेन इट प्रोपागेट्स थ्रू गिवन मीडियम, it behaves like a wave, and when it interacts with certain surface it behaves like a particle। यानी ये आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन था कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर का होता है एंड इसको प्रूव करने के लिए आइंस्टाइन यहाँ पे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर एंड E इक्वल टू एच न्यू मतलब E इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके m इंटू सी का स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, जिसमें सी कैंसिल होगा, m इंटू सी बनेगा h अपॉन लैम्बडा। मास इंटू वेलोसिटी को हम कंसिडर करते हैं एज ए लीनियर मोमेंटम, यानी ये P इज इक्वल्स टू बनता है h बाय
लैम्बडा या फिर लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाय p। ये इक्वेशन वहां पे प्रूव कर देता है कि ऐसा इक्वेशन है जिसमें एट द सेम टाइम वेवलेंथ भी है एंड मोमेंटम भी है। वेवलेंथ है मतलब वेव है एंड p है मतलब मोमेंटम है। तो इस तरह से ये इक्वेशन मोमेंटम को एंड वेवलेंथ को कनेक्ट करता है। इसका मतलब ये ड्यूअल नेचर एक्सप्लेन करता है। एंड इसी एक्सप्लेनेशन के लिए आइंस्टाइन को जो है 1921 में 1923 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। लेकिन सेम कंसेप्ट के ऊपर अगेन एक साइंटिस्ट आता है जो अपनी पीएचडी शुरू करता है और वो था लुइस डी ब्रोगली। लुइस डी ब्रोगली। तो हम यहाँ पे डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस देखने वाले हैं। लुइस डी ब्रोगली। और ये डी ब्रोगली एक्सप्लेन करता है कि जो आइंस्टाइन ने बोला है वो एक्चुअल फैक्ट नहीं है। आइंस्टाइन ने बोला था, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, wave behaves like a particle। wave behaves like a particle। लेकिन ये डी ब्रोगली यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि wave doesn't behaves like a particle but particle behaves like a wave। ये विद पीएचडी पूरा पार्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करके एक्सप्लेन करता है कि आइंस्टाइन ने जो बोला था वैसे नहीं होता है। वेव पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करता है लेकिन पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है। एंड यही से हमें कंसेप्ट मिलती है मैटर वेव्स की। एंड अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एवरी मैटर या फिर उसको अपन एवरी पार्टिकल भी बोल सकते हैं, व्हेन परफॉर्म्स और व्हेन इन मोशन, जब भी ये मोशन में होता है, बिहेव्स लाइक वेव। तो वो वेव की तरह बिहेव करता है। एंड उसको एक्सप्लेन करने के लिए अगेन सिमिलर इक्वेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, यानी यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाय p। ये इक्वेशन रिलेट करता है जहाँ पे मोमेंटम है मतलब मास होगा, पार्टिकल होगा, एंड वेवलेंथ है मतलब वहां पे वेव भी होगा। तो डी ब्रोगली का जो एक्सप्लेनेशन था वो बोल रहा है कि कोई भी मैटर हो, फिर वो हमारी बॉडी है, कार है या फिर इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल है, मतलब मैक्रोस्कोपिक है एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक है, कोई भी बॉडी व्हेनेवर इट विल परफॉर्म मोशन, इसके मोशन में ये क्या करेगा, वेव नेचर एक्वायर करेगा एंड वेव की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक बॉडी होती है जिनके बारे में मतलब हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो उनकी वेवलेंथ इतनी स्मॉल होती है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि उसको प्रैक्टिकली हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से रिलेटेड अगर डिस्कस करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन की मोशन अराउंड द न्यूक्लियस होती है, उसमें अगर डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये इलेक्ट्रॉन वेव नेचर कैसे एक्वायर करता है, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे डी ब्रोगली एक्सप्लेन करता है। और उसके लिए डी ब्रोगली एक्सप्लेन कर रहा है कि बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए हमने वर्क डन किया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन होता है Q इंटू वी। तो ये वर्क डन स्टोर होगा एनर्जी के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी। एंड इस काइनेटिक एनर्जी को हम कंसीडर कर रहे हैं एज ए E इंटू वी। यहाँ पे E का मतलब होगा काइनेटिक एनर्जी, E का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन जिसको अपन एक्सेलरेट कर रहे हैं, एंड V का मतलब होगा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, कितने पोटेंशियल से अपन उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अभी हमें मालूम है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर होती है। इसको अगर मास मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m बनती है। बट m v के प्रोडक्ट को अपन लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, तो ये p स्क्वायर अपॉन 2m बनता है। यानी कि मुझे लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला मिलता है रूट ऑफ 2 इंटू m इंटू ई। यहाँ पे m का मतलब मास, E का मतलब काइनेटिक एनर्जी, P का मतलब है लीनियर मोमेंटम। तो इसको अगर मैं यहाँ पे लैम्बडा की इक्वेशन में पुट करूंगा तो यहाँ पे वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन मिलता है h अपॉन रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m इंटू ई। एंड ये इक्वेशन अगेन हमें एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे E इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इक्वल्स टू E इंटू वी था, स्मॉल m इंटू स्मॉल e इंटू वी। यानी कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को, फिर से m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, एंड E मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम बनेगी। अगर अपन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उस केस में अगर इलेक्ट्रॉन को हम v इतना पोटेंशियल अप्लाई करके एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जब भी मोशन परफॉर्म करेगा वो वेव नेचर एक्वायर करेगा, एंड उसके वेव नेचर का
जो वेवलेंथ रहेगा वो रहेगा लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू ई इंटू वी। तो अगर बात इलेक्ट्रॉन की चल रही है, ये सारी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इनको अगर पुट कर देंगे तो हमें यहाँ पे 12.28 अपॉन रूट ऑफ वी इन एंगस्ट्रॉम ये वेवलेंथ मिलती है। लेकिन ये एप्लीकेबल है ओनली इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब उसको v इतने पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं तब। अब यहाँ पे प्रोटॉन की जगह पे, सॉरी इलेक्ट्रॉन की जगह पे अगर प्रोटॉन आ गया या फिर अल्फा पार्टिकल आ गया, तो हमें अकॉर्डिंगली इनका मास एंड इनका जो चार्ज है वो चेंज करना पड़ेगा। यानी इन जनरल अगर हमें वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल when accelerated by potential of v कैलकुलेट करना है, तो अपन h अपॉन रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू क्यू इंटू वी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे m का मतलब 9.1 नहीं लेना है, जो चार्ज आपको दिया जाएगा, जैसे प्रोटॉन होगा तो उसका मास, अगर अल्फा पार्टिकल होगा तो उसका मास, तो वो मास पुट करके हम ये पार्ट जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डी ब्रोगली जो है यहाँ पे आइंस्टाइन की थ्योरी को एक्सटेंड करके और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। एंड इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है, दैट इज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। एंड इस डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में ये डेविसन एंड जर्मर ने जो है एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट किया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वेवलेंथ 1.65 के एंगस्ट्रॉम के आसपास आती है जब ये पोटेंशियल को 54 वोल्ट अपन प्लेस करेंगे तब। लेकिन डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है दैट इज ओमिटेड फ्रॉम द सिलेबस, उसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस तरह का एकदम सिंपल सा टॉपिक था, 2 क्वेश्चंस आएंगे कंफर्म इसके ऊपर, एंड क्वेश्चंस भी एकदम इजी रहेंगे। और यहाँ पे जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का पार्ट है उसका सिलेबस इतना ही है, तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये सिंपल टॉपिक है, इनको एकदम अच्छे से टाइम देके जितने वर्सेस में दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। टेक्स्ट बुक में से इसको 2 to 3 टाइम्स रीड करो, टेक्स्ट बुक वाले भी जो एमसीक्यू दिए हैं उनको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। ठीक है ना, तो ये कंफर्म मार्क्स देने वाले टॉपिक होते हैं मॉडर्न फिजिक्स के। अब बस लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं जिसमें हमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मतलब सेमीकंडक्टर को डिस्कस करना है, एंड दूसरा हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, जिसका डिस्कशन हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।